Our next topic is time and space complexity, average and worst case analysis, and asymptotic notations. So first of all, what is algorithmic complexity? So knowing the complexity of algorithms allows you to answer questions such as how long a program will run, या कितनी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो सॉल्वेबल है कि नहीं. तो एल्गोरिथम की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए 3 फैक्टर हो गए. टाइम हो गया, स्पेस हो गया जो उसको रिक्वायरमेंट है, एंड वेदर इट इज़ फीजेबल और नॉट. सो टाइम और स्पेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपके कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं. दैट विल डिसाइड हाउ मच स्पेस it will occupy and how much time it will take for execution. Now these are important bases of comparison between different algorithms. An understanding of algorithmic complexity provides programmers with insight into the efficiency of their code. यानी कि हम प्रोग्राम की efficiency डिसाइड कर सकते हैं based on these 2 points, that is time complexity and space complexity. सो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, उसमें से सबसे एफिशिएंट कौन सा है ये जानने के लिए वी शुड नो द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट. ये मेजर कैसे होता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, या फिर जितने स्टेटमेंट्स होंगे कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो डिसाइड करेगा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी. सो बिकॉज कंप्यूटर टाइम इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर एंड प्रोसेसर, तो हम मेजर करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं अपने प्रोग्राम में उन पे, कि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी. सेकेंड इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी. सो दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी विच इज नीडेड टू रन टू कंप्लीशन. सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, रैम में कितनी रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज द फंक्शन ऑफ input size. So the difference between space complexity and time complexity is space can be reduced, but time complexity of an algorithm may change according to your number of statements. So complexity हमें जानना क्यों ज़रूरी है? First of all, estimation के लिए. When we write or run a program, we need to able to predict its requirement, कि कितना इसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, जैसे टाइम और स्पेस की. सो यूजुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है? एग्जीक्यूशन टाइम की और मेमोरी स्पेस की. और ये मेजर हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेजर दीज एग्जीक्यूशन टाइम बाय टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी स्पेस बाय स्पेस कम्प्लेक्सिटी. सो व्हाई? बिकॉज इट इज़ पॉइंटलेस टू रन अ वेरी लार्ज प्रोग्राम ऑन अ लिमिटेड मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल 64 TB ऑफ रैम में हम कोई बहुत ही लंबा प्रोसीजर अगर एग्जीक्यूट कराएं जिसको बहुत ही लंबा टाइम लगे एग्जीक्यूट होने में. सो व्हाई इन द नॉर्मल लाइफ, इन द रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो, व्हेन यू सर्च एनीथिंग ऑन गूगल, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली कि आपका जो भी आप सर्च कर रहे हो वो तुरंत ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे होता है, राइट? फॉर दैट रिजल्ट ऑफ योर क्वेरी ऑन गूगल टू कम इंस्टेंटली, हमें क्या चाहिए? एक फास्टर एल्गोरिदम चाहिए जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो. व्हेन वी आर चेकिंग फॉर योर बैंक अकाउंट ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रही हूँ, सो उसमें भी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए? बिल्कुल फास्टर एल्गोरिदम चाहिए ताकि वो प्रोसेस बिल्कुल टाइम ना ले कंप्लीट होने में. एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन टेक फॉर benefits of time complexity. Now, average and worst case analysis. So based on this complexity, we can analyze average case and worst case of any algorithm. यानी कि algorithm में जो हम input दे रहे हैं उसके हिसाब से worst case क्या होगा, average case क्या होगा, best case क्या होगा, ये हम decide कर सकते हैं. For example, अगर हम sorting में sorted array ही input करें, मतलब बिफोर अप्लाइंग सॉर्टिंग द array इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो क्या होगा? इट विल बी द बेस्ट केस. इसमें कंपैरिजन के हिसाब से कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी. सो इट विल बी द बेस्ट केस जहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो गए. देन वर्स्ट केस क्या होगा?
जैसे सर्चिंग में अगर आप एरे में कोई वैल्यू सर्च कर रहे हो एंड इट डजंट एग्जिस्ट, सो उस केस में क्या होगा, आप कुछ वैल्यू ढूंढ रहे हो बट वो एरे में प्रेजेंट नहीं है, बट उसके लिए मैक्सिमम कंपैरिजन हर एक एलिमेंट से होगा. सो इन दैट केस it will be the worst case for that algorithm. Average case complexity is the complexity of an algorithm that is averaged over all possible inputs. यानी कि बेस्ट और वर्स्ट से लेकर मिडिल तक आपके जो भी केसेस होंगे उन सब को एनालाइज करके एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल सकते हैं. Then why it is beneficiary to analyze the worst case analysis. अगर हम वर्स्ट केस एनालिसिस को कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन कंपेयर दैट वर्स्ट केस एनालिसिस विद द अदर एल्गोरिदम. तो उसमें से सबसे बेस्ट जो होगा, सबसे कम टाइम कम्प्लेक्सिटी जिसकी होगी, दैट विल बी द बेस्ट एल्गोरिदम. सो वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज द लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम फॉर एनी इनपुट ऑफ साइज n. आप अपने एल्गोरिदम में जो n नंबर ऑफ इनपुट दे रहे हो, वी यूजली कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग ओनली द वर्स्ट केस रनिंग टाइम. That is the longest running time for all input of size n because of the following reasons. The worst case running time of any algorithm gives an upper bound, यानी कि उससे ऊपर कोई केस नहीं जाएगा. अगर वर्स्ट केस में इनपुट कर रही हूँ, so that will be the maximum time that your compiler will take to execute your program. उससे ऊपर नहीं जाएगा आपका compiler for execution. Knowing it provides a guarantee that algorithm will never take any longer. For some algorithms, the worst case occurs fairly often. For example, in searching a database for a particular piece of information, the searching algorithm worst case will often occur when the information is not present in the database. यानी कि भाई linear search जब हम करेंगे तो it may be not present in your database. तो larger database के लिए अगर हम इसको implement करेंगे when the data is not present that you are searching, so it will be very time taking. सो इसी वजह से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस का निकालते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी किस एल्गोरिथम की सबसे कम होगी, दैट विल बी द बेस्ट एल्गोरिथम. सो द एवरेज केस इज ऑफन रफली एज बैड एज द वर्स्ट केस, यानी कि एवरेज केस में भी हम पॉसिबिलिटीज अपने मैक्सिमम कंपैरिजन की रख के चलते हैं. So the importance of asymptotics. So worst case, best case और average case can be denoted by asymptotic notations. इनका benefit क्या है? It denotes the complexity of the algorithm. An algorithm with asymptotically low running time is beaten in the long run by an algorithm with an asymptotically faster running time, even if the constant factor for the faster algorithm is worse. यानी कि अगर एक एल्गोरिदम है जिसमें हम n नंबर ऑफ इनपुट ले रहे हैं एंड उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, एंड हम दूसरा एल्गोरिदम ले रहे हैं जिसमें हम सेम n नंबर ऑफ इनपुट ले रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्टर देन द फर्स्ट वन. सो इट विल बी ऑटोमेटिकली सेकेंड वाला जो फास्टर एग्जीक्यूशन कर रहा है वो बेटर एल्गोरिदम होगा. अगर हम वो नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा दें फिर भी आपका सेकेंड एल्गोरिदम फास्टर एग्जीक्यूशन करेगा. सो ये फाइंड आउट करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन से हम वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. So the goal is to simplify analysis of running time by getting rid of details which may be affected by specified implementation and hardware. Like जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं वैसे ही हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में भी राउंड ऑफ करते हैं कि हमारा कितना मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूशन में लगेगा. सो इफ 3n² आपका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो वी विल टेक इट एज n² ओनली. तो हम राउंड ऑफ करते हैं अपनी नोटेशंस का. सो देन these values are then compared with other functions. उनका एवरेज टाइम कितना आ रहा है, based on this then we can decide the best algorithm. So capturing the essence, second thing is capturing the essence, how the runtime of an algorithm increases with the size of input in the limit.
सो एसिम्प्टोटिकली बेस्ट एल्गोरिदम जो होता है वो लार्जर डेटा सेट के लिए एफिशिएंट होता है, बट स्मॉलर डेटा सेट के लिए यूजुअली it is not that efficient. So we take the algorithm which is best for larger input data set. So तीन आपके notations होते हैं. First is theta, big O and omega. So defined for functions over the natural numbers. जैसे function of n मैंने यहाँ पे लिया है which is equal to theta of n square. ये क्या denote कर रहा है? It describes how function fn grows in comparison to n square. यानी कि हम इस फंक्शन एफ एन को कंपेयर कर रहे हैं विद दिस वैल्यू एन स्क्वायर, हाउ इट इज कंपेयर टू इट. डिफाइन द सेट ऑफ फंक्शंस इन प्रैक्टिस यूज टू कंपेयर टू फंक्शन साइजेस. नाउ दिस नोटेशन इज यूजफुल बिकॉज इट अलाउज अस टू कंसंट्रेट ऑन द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग अ फंक्शन ग्रोथ. यानी कि हमारे फैक्टर्स को लेके फंक्शन की ग्रोथ कैसे हो रही है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स. आपका फंक्शन कितना टाइम ले रहा है, दैट वी कैन एनालाइज बाय दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा. थीटा नोटेशन. थीटा नोटेशन से क्या होता है, सपोज एक फंक्शन एफ एन के लिए मैं यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर रही हूँ. सो देयर विल एग्जिस्ट अ सेकेंड फंक्शन जी एन, जी ऑफ एन. So this g of n will include certain upper bound and lower bound for this function fn. इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? थीटा नोटेशन बाउंड्स अ फंक्शन टू विदिन कांस्टेंट फैक्टर्स. सो अगर मेरा एक फंक्शन fn है तो देयर विल एग्जिस्ट फॉर गिवन फंक्शन g of n with positive constant c1 and c2 such that c1 of g of n is less than equal to fn. जो यहाँ पे पहला आपने फंक्शन लिया है c1 of g of n, this will be less than the function fn, and the second function c2 of gn, this will be greater than the function fn. तो ये क्या हो गया, fn के लिए एक बाउंड हो गया, एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड फंक्शन के लिए क्रिएट हो गया. सो इससे कम नहीं जा सकता इसका, इसमें हम जितने भी इनपुट ले लें, और इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. C2gn से ज़्यादा नहीं जा सकता और C1gn से कम नहीं जा सकता. सो दिस विल क्रिएट अ टाइट बाउंड फॉर फंक्शन fn. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? वी राइट fn इक्वल टू थीटा ऑफ gn इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट n0. n0 क्या है? नंबर ऑफ इनपुट. C1 and C2 such that at the right of n0 the value of fn always lies between C1gn and C2gn. ये जो है फंक्शन that lies within this C1 and C2 including C1gn and C2gn. तो इस अपर बाउंड पे भी आपका fn जा सकता है और इस लोअर बाउंड पे भी जा सकता है based on the number of input. We say that g of n is asymptotically tight bound for fn. So this is the graphical representation of the relation of theta notation of function fn and gn. Second is big O. Big O is used to given the अपर बाउंड, यानी कि वर्स्ट केस हम निकालते हैं बाय बिग ओ नोटेशन. वर्स्ट केस कैसे? अगर हमारा फंक्शन fn है, सो देयर विल एग्जिस्ट अ फंक्शन gn विद अ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड टू इट, दैट इज c. सो ये फंक्शन क्या करेगा? क्रिएट करेगा एक अपर बाउंड फॉर दिस फंक्शन fn. सो इससे ज़्यादा इस fn की वैल्यू नहीं जा सकती. सो फॉर अ फंक्शन ऑफ gn वी डिनोट बाय big O gn, the set of functions big O of gn equal to f of n. There exists positive constant c and n0 such that 0 is less than equal to fn and fn is less than equal to c of gn for all
n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो यानी कि नंबर ऑफ इनपुट n0 के बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा नंबर ऑफ इनपुट का, उसके बाद फंक्शन fn क्या होगा, लेस देन दिस फंक्शन c ऑफ gn ही रहेगा। Now we write f of n equal to big O of gn if there are positive constant n0 and c such that at the right of n0 the value of fn always lies on or below c of gn. So omega में क्या होता है, ओमेगा नोटेशन प्रोवाइड्स एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड ऑफ एन फंक्शन। तो इससे क्या होगा आपका, अगर हम एफ एन फंक्शन ले रहे हैं, सो देयर विल लाई अ फंक्शन जी एन जिसमें हम किसी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल क्रिएट अ लोअर बाउंड। सो एन ज़ीरो एक नंबर ऑफ इनपुट है ऐसा जिसके बाद एफ ऑफ एन विल नेवर कम बिलो सी ऑफ जी एन। सो नाउ डेफिनेशन देखते हैं इसकी। फॉर अ गिवन फंक्शन जी एन वी डिनोट ओमेगा जी एन द सेट ऑफ फंक्शन ओमेगा जी ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन व्हेन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन जीरो। एन जीरो है आपका नंबर ऑफ इनपुट, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ इनपुट सच दैट जीरो इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन एंड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट which is greater than equal to n0. So explanation, अगर कोई भी फंक्शन fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn आता है, यानी कि fn will be greater than the c of gn. So if there are positive constant n0 and c such that at the right of n0 the value of fn always lies on or above c of gn. So the relation between the three. So first of all, then graphical representation of theta. थीटा से क्या होता है, आपका टाइट बाउंड क्रिएट होता है फंक्शन fn का, c2gn से बिलो रहेगा और c1g अबव से अबव रहेगा. सो दिस विल क्रिएट अ टाइट बाउंड फॉर फंक्शन fn. और किस पॉइंट से होगा ये फंक्शन fn टाइट बाउंड में, जब नंबर ऑफ इनपुट n0 आपका रीच होगा, उसके बाद fn विल नेवर क्रॉस अबव c2 ऑफ gn एंड विल नेवर क्रॉस बिलो c1 ऑफ gn. नाउ कमिंग टू ओमेगा. सो ओमेगा में क्या होता है, f ऑफ n विल ले बिलो द c ऑफ gn. तो दूसरे फंक्शन gn से वो बिलो रहेगा व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट इज n0. उसके बाद n0 जो हमारा नंबर ऑफ इनपुट है, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ इनपुट आप प्रोवाइड करो अपने एल्गोरिदम में, इट विल ऑलवेज रिमेन बिलो c ऑफ gn. सो दिस विल क्रिएट अ लोअर बाउंड फॉर अपर बाउंड फॉर द फंक्शन, यानी कि वर्स्ट केस हम इससे क्रिएट कर सकते हैं. देन फॉर ओमेगा देयर विल कम अ पॉइंट n0 फॉर नंबर ऑफ इनपुट्स आफ्टर विच c of gn will always lie below the function fn. So this is the comparison relation between the three of them. Now theorem है एक theta gn के लिए. So if fn equal to theta of gn only and only if वो बिग O की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड ओमेगा की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि fn will be greater than gn also and less than gn also. So greater than gn कब होता है, जब हम ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, एंड लेस देन gn कब होता है, जब हम बिग O फाइंड आउट करते हैं. सो व्हेन वी कैलकुलेट थीटा ऑफ gn, सो वी कैन से दैट ओमेगा ऑफ gn भी वो सेटिस्फाई करेगा और थीटा ऑफ gn भी वो सेटिस्फाई करेगा.